नमस्ते, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई में बीएमसी के इंस्पेक्टर मधुकर हरिन की कोरोना वायरस से मौत हो गई। मधुकर धारावी इलाके में पिछले कुछ दिनों से काम कर रहे थे। मधुकर अपनी टीम के साथ बेघर लोगों तक खाने पीने का सामान भी पहुंचा रहे थे। तो अब एक दुखद खबर मुंबई से जुड़ी हुई, जहां पर बीएमसी के एक इंस्पेक्टर मधुकर हरिन की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है। मधुकर धारावी इलाके में पिछले कुछ दिनों से काम कर रहे थे। मधुकर अपनी टीम के साथ बेघर लोगों तक खाने पीने का सामान भी पहुंचा रहे थे, तो लगातार वो मदद भी कर रहे थे और इसके साथ ही वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि कोरोना को वहां से खत्म किया जाए, लेकिन इस जंग में वो अपनी जंग हार गए। कांग्रेस नेता मिलिंद देवरा ने भी बीएमसी के इंस्पेक्टर मधुकर हरिन की मौत पर दुख जताया, लेकिन साथ ही कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए। मिलिंद देवरा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुंबई में कोरोना के खिलाफ लड़ रहे लोगों को लेकर गंभीर चिंता है। क्या हम उनकी सुरक्षा के लिए सही कदम उठा रहे हैं? मधुकर हरिन ने मुंबई के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। मुझे विश्वास है कि बीएमसी कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मिलिंद देवरा एक वाजिब सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में यही दिक्कत है कि क्या जो ऐसे अधिकारी, ऐसे योद्धा जो इस युद्ध में लड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है? बिल्कुल, मिलिंद देवरा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल उठाए हैं और खासकर ऐसे समय में जब मुंबई सबसे ज्यादा देश में संक्रमित इलाकों में से एक है, जहां पर करीब 6000 से ज्यादा पेशेंट आ चुके हैं। और ऐसे में अगर पिछले दिनों आपने देखा कि 3 पुलिस वालों की मौत हुई है महाराष्ट्र में, उसके बाद ये पहली ऐसी सिविक बॉडी के ऑफिसर से जिनकी मौत हुई है संक्रमित होने के कारण। तो मिलिंद देवरा ने जो सवाल उठाए हैं वही सवाल अब अंदर से भी उठने शुरू होंगे कि उनकी सुरक्षा, खासकर जो संक्रमित इलाके में काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। उनको पीपीई किट, जो पर्सनल प्रोटेक्शन यूनिट किट है, या दूसरी जो चीजें हैं जिसके जरिए वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकें, ऐसी तमाम सारी चीजों का कहीं न कहीं अभाव नजर आता है। और मिलिंद देवरा के ट्वीट से ये साफ है कि कहीं न कहीं वो सरकार पर ही आघात कर रहे हैं, जो उनकी सरकार है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। जिस इलाके में यह घटना हुई, वहां एक आदमी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस उसके परिवार को ही वहां लेने पहुंची थी, लेकिन दावा है कि परिवार के लोगों को वहां से ले जाने के विरोध में इलाके के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। और यह हमला तब हुआ जब स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां से चली गई। मस्जिद के पास जहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं, कुछ देर बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। दावा है कि मकानों की छतों से भी पुलिस पर पत्थर बरसाए गए। यहाँ लोगों ने देखिए, ईंटा बच्चे से लेके बड़े तक हर साइज का ईंटा लोगों ने रखा हुआ है। जहां तक कैमरे की नजर आती है, ये देखिए मेरे पीछे ईंटा नहीं, अद्दा है ये पूरा। ये कहीं ना कहीं देखते चलिए कैसे कैसे ईंटा बिछा के रखा हुआ है। ऐसे लगा है कि यहाँ तांडव खेला गया, बहुत देर तक चला, क्योंकि 2 कांस्टेबल रह गए थे पीठ पे, उन्हें भागना पड़ा। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस की तरफ से भी पथराव किया गया। हालात ज्यादा बिगड़ने पर वहां भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। आपने जो मानवता का परिचय, घृणित परिचय आपने दिया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं है, या किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। जिस गली से भीड़ पर पत्थर बरसाए गए, वहां कोरोना का एक मरीज मिल चुका है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम इसी मरीज के घर वालों को अपने साथ लेने पहुंची थी, लेकिन दावा है कि इसके विरोध में इलाके के लोगों ने हमला कर दिया। नाराजगी उनको शायद इस बात की है कि यहाँ से ले आके दूसरी जगह न रखा जाए। कहा जा रहा है कि मकानों की छतों से भी पुलिस पर पथराव किया गया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया और पुलिस पर हुए इस हमले के पीछे साजिश का भी शक जताया गया। देखिए उजड्डता देखिए कि ईंटें देखिए कितने बड़े बड़े निकाल दिए हैं घरों से। यहाँ इस पूरी गली में कोई मकान नहीं बन रहा है, ऐसे ईंटें देखिए, अगर जिसके भी लगेगा कहीं ना कहीं उसको अस्पताल जरूर जाना पड़ेगा। और ऐसे तमाम ईंटें बिखरे पड़े जहां तक कैमरे की नजर जाए। इस घटना पर पुलिस की तरफ से सफाई भी दी गई। क्या ऐसा लगता कहीं ना कहीं चूक रही थाने स्तर पे? नहीं, अपने तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा था। जो फोर्स था उसके अनुसार, चूंकि यहाँ पे हमारे पास रेड जोन एरिया भी है, सभी जगह बांटे गए हैं और यहाँ पे कभी इस तरह की कोई बात नहीं आई थी, इसलिए मेन रोड पे 2 सिपाही लगाए गए थे। इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। इसके अलावा ड्रोन कैमरों की मदद से भी इलाके पर नजर रखी गई। पुलिस ने हमला करने वाले कई आरोपियों की पहचान करने की भी जानकारी दी, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कानपुर में पुलिस पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुट्ठी भर लोग अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करें
इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रभावी कार्रवाई करें ऐसे लोगों के खिलाफ और कार्रवाई करने में किसी प्रकार का संकोच न करें, इसके लिए स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। लॉकडाउन के बावजूद राजस्थान के जोधपुर में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने वालों पर पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई। कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है, साथ ही सभी धार्मिक स्थल भी बंद है, लोगों के एक साथ जुटने पर भी रोक है। बावजूद इसके जोधपुर की एक फैक्ट्री में कुछ लोग इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ रहे थे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को जमकर पीटा। तो ये तस्वीरें, दरअसल पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी है क्योंकि जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। एक फैक्ट्री के अंदर पुलिस को जानकारी मिली कि बहुत सारे नमाजी हैं जो नमाज अदा कर रहे हैं और ऐसे में पुलिस वहां पहुंचकर लोगों को हटाती हुई नजर आई और जमकर उन्हें लाठियां भी बरसाई है, क्योंकि बार बार इन्हें मना किया जा रहा है कि एक जगह पर ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, लेकिन बावजूद इसके ये लोग मानने को तैयार नहीं। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए हरियाणा और दिल्ली की 3 सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया गया। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को भी घर से दफ्तर या दफ्तर से घर जाने के लिए राज्य की सीमा पार करने की इजाजत नहीं होगी। यानी अब काम करने जिस राज्य में जाना होगा वहीं रहने का भी इंतजाम करना होगा, क्योंकि हरियाणा और दिल्ली की 3 सीमाओं को सील कर दिया गया। पुलिस वाले अनाउंसमेंट करते हुए लोगों से घरों में ही रहने की अपील करते रहे, चाहे सरकारी कर्मचारी हों या जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हों। किसी को भी बॉर्डर पार करने नहीं दिया जा रहा। इन सीमाओं पर केवल जरूरी सामान ले जाने वाली कमर्शियल गाड़ियों को ही जाने दिया गया। एसेंशियल सर्विसेज आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एसेंशियल सर्विसेज के लिए अलग से बैरिकेडिंग खोली जा रही है, जैसे ये गैस सिलेंडर की गाड़ियां हैं। दिल्ली से लगने वाली हरियाणा की केवल गुरुग्राम सीमा पर गाड़ियों की आवाजाही रही, जहां अचानक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस वाले लोगों से पूछताछ करने और दस्तावेज की जांच करने के बाद लोगों को बॉर्डर पार करने की इजाजत देते रहे। पड़ोसी राज्यों से दिल्ली सरकार की बातचीत का कोई समाधान नहीं निकल पाया। हरियाणा से और यूपी से हमारी बातचीत चल रही है इसके बारे में। हरियाणा सरकार का मानना है कि दिल्ली में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं और दोनों राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही होने से हरियाणा में भी कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ रहा है। इसीलिए दिल्ली से लगने वाली हरियाणा की 3 सीमाओं को पूरी तरह बंद कर दिया गया, लेकिन गुरुग्राम बॉर्डर पर आवाजाही चलती रही। माना जा रहा है कि जल्द ही इसे भी सील कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली में काम करने वालों को दिल्ली में रहना होगा और हरियाणा में काम करने वालों को हरियाणा में ही रहने का इंतजाम करना होगा। इन सभी सीमाओं से केवल उन गाड़ियों को गुजरने दिया जाएगा जिनके पास केंद्र सरकार से मिला पास होगा। केंद्र सरकार का इंटरस्टेट पास आमतौर पर जरूरी सामान की सप्लाई से जुड़ी गाड़ियों को ही दिया जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली से लगी सीमाएं सील करने के फैसले को सही ठहराया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की वजह से हरियाणा में कोरोना तेजी से फैल रहा है, इसलिए अब दिल्ली से हरियाणा में बीमार किसी भी हालत में घुसने नहीं दी जाएगी। हमने कठोर निर्णय लिया है कि दिल्ली के साथ अपने जितने बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर सख्ती की जाए, और ये सख्ती बॉर्डर इसलिए करनी पड़ रही है कि यदि हम न करें तो वास्तव में जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि कोरोना को आगे बढ़ने से रोका जाए। हम कोरोना को लड़ने के लिए इसको रोक रहे हैं, हम कोरोना से डर नहीं रहे हैं, लेकिन जब लड़ाई लड़नी है तो कितनी सहानुभूति हमारी अपने बंधुओं के साथ हो, लेकिन हमें सख्ती करनी पड़ेगी। आत्म सुरक्षा के नाते से हम कोरोना को दिल्ली से हरियाणा में किसी भी कारण से किसी प्रकार से नहीं घुसने देंगे। बिहार में मोतिहारी जिले के एक गांव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। आरोप है कि कई पुलिस वालों के साथ लोगों ने मारपीट भी की और दावा है कि यह हंगामा इस बात पर हुआ कि पुलिस लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की अपील कर रही थी। भीड़ में कुछ लोगों ने इसका विरोध जताया। पुलिस ने कार्रवाई की चेतावनी दी तो कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। अफरा तफरी के माहौल में कुछ लड़के तो पुलिस वालों को मारने की बात भी कहते सुने गए। गांव के लोगों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दावा है कि महिलाओं और छोटे बच्चों ने भी पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया। इस हमले में 2 पुलिस वालों के सिर फट गए। एक महिला पुलिसकर्मी को भी इस हमले में चोटें आईं। इस घटना के बाद इलाके के एसपी ने खुद उस गांव का दौरा किया जहां यह हंगामा हुआ। 4 मई से कुछ इलाकों में लॉकडाउन से राहत मिल सकती है। 4 मई को गृह मंत्रालय नए दिशा निर्देश जारी करेगा, जिसमें कुछ इलाकों में कुछ छूट दी जा सकती है।
बुधवार को हुई गृह मंत्रालय की बैठक में लॉकडाउन के दूसरे चरण की समीक्षा की गई और ये पाया गया कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में कोरोना से निपटने में काफी फायदा हुआ। साथ ही तय किया गया कि 3 मई तक लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से इटली का वेनिस शहर वीरान हो गया। इटली में कोरोना की वजह से अब तक 27,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद तकरीबन सभी बड़े शहर पूरी तरह बंद कर दिए गए। कोरोना की दहशत की वजह से हर तरफ सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में पूरा इलाका सुनसान नजर आया। लॉकडाउन की वजह से इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। कभी पर्यटकों से खचाखच भरी रहने वाली नहरें सुनसान नजर आईं। शहर के बीच से गुजरने वाली नहरों में जहां बोटिंग हुआ करती थी, वहां की नावें अब किनारे पर खड़ी दिखी। इन नहरों में रोजाना हजारों सैलानी नाव की सवारी का मजा लेने के लिए जुटते थे, लेकिन कोरोना की वजह से अब वहां की रौनक ही खत्म हो गई। नहरों पर बने जिन पुलों पर लोगों का जमघट लगा रहता था, अब वहां सन्नाटा पसरा दिखा। लॉकडाउन के कारण देश के अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों के लिए गृह मंत्रालय ने एक अहम आदेश दिया, जिससे लोगों की वापसी का रास्ता खुलता दिखने लगा। गृह मंत्रालय का ये आदेश मजदूरों, छात्रों, श्रद्धालुओं और उन पर्यटकों के लिए है जो लॉकडाउन के कारण किसी दूसरे राज्य में फंस गए। ऐसे लोगों की वापसी की इजाजत गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ दी। सबसे पहली शर्त ये कि इन इलाकों की मेडिकल जांच की जाए और स्वस्थ होने पर ही इन्हें जाने की इजाजत दी जाए। आदेश में यह साफ किया गया कि किसी भी सूरत में ट्रेनों की आवाजाही शुरू नहीं होगी। अहम शर्त यह भी है कि जिस राज्य में लोग फंसे हैं और जिस राज्य में उन्हें पहुंचना है, उन दोनों राज्यों की सहमति जरूरी होगी। जो प्रवासी मजदूर और कोटा या अन्य जो छात्र छात्राएं दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके लिए एक सुखद संवाद है। ये लगातार गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर फीडबैक लिया जा रहा था और लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण करके भेजने की तैयारी करने की बात स्पष्ट हो गई है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी इस आदेश का बिहार समेत कई राज्यों ने स्वागत किया। बिहार सरकार ने कहा कि इस फैसले से लॉकडाउन की वजह से फंसे लोगों को अपने घर लौटने में मदद मिलेगी। जो भी भारत सरकार का निर्देश मिला है उसको पूरी तरीके से समझ के मुख्य सचिव के स्तर पर अग्रेतर कार्रवाई के लिए योजना बनाई जा रही है। जहां तक बाहर से आने वालों का सवाल है, तो दोनों राज्यों के साथ बातचीत करके ये आने जाने का क्रम होगा। उनकी स्क्रीनिंग भी होगी जहां से वो चलेंगे, ऐसा निर्देश में लिखा हुआ है। और जो फिर हमारे राज्य में आते हैं तो स्वास्थ्य विभाग के नाते उनके स्क्रीनिंग का जो काम हमको करना होगा, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ तैयारी करके रखी हुई है। प्रवासी जो श्रमिक हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं या जो तीर्थ यात्रा पे गए थे, उन लोग को आप वापस ला सकें। मगर ये 5 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये निर्णय ले ही लिया था कि उन लोगों को लेकर आएंगे। मगर इसको निर्णय लेने के पूर्व उन लोग आएंगे तो उन लोग को, श्रमिकों को काम क्या दिया जाएगा, उसके बारे में भी निर्णय ले लिया था। तो ये सब चीज़ जो है प्लान तरीके से उत्तर प्रदेश ने पहले ही लागू कर दी है। लॉकडाउन की वजह से फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों ने हैदराबाद में हंगामा किया। मजदूरों का आरोप है कि राज्य सरकार की तरफ से ना तो उन्हें खाना दिया जा रहा है और ना ही उनके लिए दूसरी कोई व्यवस्था की गई, जिसके विरोध में दूसरे राज्यों से काम करने आए हजारों मजदूर एक जगह जमा हो गए और तेलंगाना सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मजदूरों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो छोड़िए, लोग एक दूसरे से चिपके नजर आए। कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग मुंह पर मास्क लगाए दिखे, लेकिन वहां मौजूद ज्यादातर लोग न तो मास्क पहने नजर आए और न ही कपड़े से मुंह और नाक को ढके दिखाई दी। यही नहीं, विरोध प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने पुलिस की एक गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। बुधवार को पाकिस्तान की तरफ से भारत के मेंढर सेक्टर में मानकोट इलाके में भारी गोलाबारी की गई। पाकिस्तान की सेना की तरफ से भारतीय इलाकों में गोले दागे गए और खास तौर पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के कस्बा सेक्टर में भी गोलाबारी की गई। भारतीय सेना ने भी इस गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए कर्नाटक सरकार ने बसें भेज दी। इससे पहले कई और प्रदेशों की सरकारों ने भी कोटा में फंसे बच्चों को वापस बुलाया था।
जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन की वजह से फंसे इन छात्रों को वापस लाने के लिए बसें भेजी। ये सभी छात्र कोटा के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही वहां फंसे हुए थे। बसें पहुंचने पर इन छात्रों ने भी सरकार का शुक्रिया अदा किया। पढ़ाई का तो बहुत दिक्कत हो रही थी, सब बच्चे डिप्रेशन में थे और पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था और इसलिए अब हम घर जा रहे हैं। जिसके बाद इन सभी छात्रों को बसों में बिठाकर कोटा से रवाना कर दिया गया। 162 छात्रों को लाने के लिए सरकार ने 7 बसें भेजी ताकि इन सभी बच्चों को एक दूसरे से तय दूरी पर बिठाया जा सके। कई हस्तियों ने अभिनेता इरफान के निधन पर शोक जताया। कुमार विश्वास और सुनील पाल समेत कई हस्तियों ने इरफान के निधन पर शोक जताया। इरफान इतने बेहतरीन एक्टर, इतने बेहतरीन इंसान। कर्नाटक सरकार ने भी राजस्थान के कोटा में फंसे अपने राज्य के 162 छात्रों को 7 बसों की मदद से निकाल लिया। सब बच्चे डिप्रेशन में थे और पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था और इसलिए अब हम घर जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में पत्रकारों की कोरोना वायरस की जांच करवाई। साथ ही वहां पहुंचे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी अपना कोरोना वायरस टेस्ट करवाया। महाराष्ट्र में बहुत बड़ी मात्रा में पत्रकार साथी पॉजिटिव पाए गए, दिल्ली के अंदर आए, हरियाणा में ना, इसलिए हमने तमाम पत्रकार साथियों के लिए टेस्टिंग शुरू करवाई। आईटीबीपी के एक जवान ने कोरोना वायरस के खतरे के बीच लोगों की मदद कर रहे अपने साथी जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए एक गाना गाया। सरहद के रखवाले हैं हम, करते हैं हम एक और करम, है मुश्किल में जो लोग यहाँ उनकी सेवा में खड़े हैं हम। लौट आएगी फिर वही खुशी, संग मनाएंगे त्योहारों को हम, मेरे खून में बसता है सदा जय भारत वंदे मातरम। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना की वजह से देश में आने वाली चुनौतियों पर अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और राजनीतिक क्षेत्रों की हस्तियों से बातचीत की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में पहली बातचीत राहुल गांधी ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से की है और इस बातचीत को आज सुबह 9 बजे कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से प्रसारित किया जाएगा। और इस पहली सीरीज में राहुल गांधी ने रघुराम राजन से कोरोना की वजह से देश में आने वाली आर्थिक चुनौतियों के मुद्दे पर बातचीत की है। There's quite a lot of questions in people's minds about what's going on and what is going to happen with this virus and in particular with our economy. In this situation, India can find opportunities for its industry, for its supply chains, but most importantly, it can try and mold the dialogue towards one which has greater place for more countries in the global order. दिल्ली के यमुना खादर इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानी पीने का पानी नहीं मिलने से बढ़ गई तो उन्होंने इससे निपटने की तैयारी खुद ही कर डाली। इलाके के लोगों ने दावा किया कि उनके पास पिछले कई दिनों से पीने के पानी का टैंकर नहीं पहुंचा है और इलाके में मौजूद हैंडपंपों से भी गंदा पानी निकल रहा है। जिसके बाद इन लोगों ने खुद ही रेत की मदद से पानी साफ करने के लिए फिल्टर बनाया और गंदे पानी को इस फिल्टर से साफ कर इस्तेमाल करते दिखाई दिए। तो ये इनका फिल्टर है जिसे इन्होंने खुद तैयार किया है। कई महीने भर से ज़्यादा का वक्त हो गया है, पानी साफ मिल नहीं रहा है। बाहर बाजारों में खरीद कर पानी जो लाते थे वो बाजार में जा नहीं सकते। इस इलाके में करीब 50 से 60 परिवार रहते हैं, जबकि वहां तक पहुंचने वाली सड़कें भी अच्छी हालत में नहीं है। परेशान लोगों ने सरकार पर भी मदद नहीं करने का आरोप लगाया। देखिए, जब वोटिंग का टाइम आता है तो यहाँ पे हर एक गाड़ी पहुँच जाती है और जब समस्या लोगों की आती है तो फिर वो रास्ता खराब, बहुत सारी सिचुएशन आती है। महाराष्ट्र सरकार के नए दिशा निर्देशों के तहत राज्य में कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा दी जाएगी। सरकार के फैसले के तहत कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को 7 हफ्तों तक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा दी जाएगी। अगर कोई डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी किसी कोरोना मरीज के संपर्क में आता है तो उसे ये दवा 3 हफ्तों तक दी जाएगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में जाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन वो इलाका होता है जहां कोरोना के मरीज मिल चुके हों और वहां और मरीज मिलने की संभावना हो। सरकार ऐसे इलाकों को सील कर उन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित कर रही है। कंटेनमेंट जोन के अलावा जिन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना होगा उन्हें भी सरकार के नए दिशा निर्देशों के तहत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा दी जाएगी।
हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को यह फैसला लेने का पूरा अधिकार होगा कि वो इस दवा को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। असहमति जताने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को इस फैसले से बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा जिन डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को शुगर, हाई ब्लड प्रेशर या दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियां हैं, उनकी पहले मेडिकल जांच की जाएगी और जरूरत होने पर ही उन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा देने का फैसला किया जाएगा। मुंबई में कोरोना मरीजों के बढ़ने की आशंका को देखते हुए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में 1000 बेड का नया अस्पताल बनाया जा रहा है। मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देखने वाली अथॉरिटी MMRDA उद्धव सरकार के आदेश पर इस अस्पताल को बनाने में जुट गई है। और कहा जा रहा है कि 15 दिनों में 1000 बेड का यह अस्पताल न सिर्फ तैयार हो जाएगा बल्कि इस अस्पताल में मरीजों का इलाज भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए युद्ध स्तर पर MMRDA की तरफ से काम किया जा रहा है। मुंबई के BKC इलाके में इस वक्त महज 15 दिनों के अंदर एक नॉन क्रिटिकल हॉस्पिटल तैयार करने की ये पूरी कवायद है और साफ तौर पे देखें तो अधिकारी भी MMRDA के इसमें जुटे हुए हैं। ये अस्पताल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA ग्राउंड पर बनाया जा रहा है। अस्पताल बनाने के लिए पहले से तैयार पिलर ग्राउंड पर रखे जा चुके हैं। अस्पताल कैसा होगा, कितने कमरे बनाए जाएंगे और इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, इसका काम ठाणे के जुपिटर अस्पताल की टेक्निकल टीम देख रही है। और कहा जा रहा है कि जैसे चीन के वुहान में कोरोना से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर 10 दिन में 1000 बेड का अस्पताल तैयार किया गया था, ठीक वैसे ही मुंबई में भी अस्पताल बनाने के लिए काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि केवल 15 दिनों में मुंबई में 1000 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। इस अस्पताल में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, पैथोलॉजी लैब जैसी तमाम सुविधाएं होंगी। यही नहीं, अगर हालात बिगड़ते हैं तो इस अस्पताल में 5000 बेड की भी व्यवस्था की जा सकेगी। यह अस्पताल नॉन क्रिटिकल यानी ऐसे मरीजों के लिए तैयार किया जा रहा है जिनकी हालत ज्यादा गंभीर नहीं होगी। जिन मरीजों में कोरोना के मामूली लक्षण होंगे उन मरीजों का भी इस अस्पताल में इलाज हो सकेगा। मुंबई में कोरोना मरीजों के बढ़ने की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने यह नया अस्पताल बनवा रही है। कोरोना जैसी महामारी ने एक दूसरे के धुर विरोधियों को भी एक साथ ला दिया है। बुधवार को कांग्रेस के अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला अपने घर से बना हुआ केक लेकर बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद श्वेत मलिक के घर पहुंच गए। वहां पर बीजेपी सांसद श्वेत मलिक ने केक काटा और दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया। जन्मदिन के बहाने दोनों नेताओं ने संदेश दिया कि कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर लड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करना अपने छोटे भाई का कि मेरे गृह विखे वो पधारे ने और असी हमेशा ही 20 साल तो बड़े अपने निकट मित्र रहे हैं। कोविड-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। लेबनान में सेना और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। ये प्रदर्शनकारी देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और कोरोना वायरस के खतरों के बीच लॉकडाउन तोड़ते हुए एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कई जगहों पर सेना के जवानों पर पत्थर बरसाए, कहीं कहीं तो बीच सड़क पर ही आग लगा दी गई और टायर जलाकर उन्होंने अपना विरोध जताया। सेना के जवान फिर भी डटे रहे और उन्हें हटाने की पूरी कोशिश की। कुछ जगहों पर तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए फायरिंग भी की, लेकिन हंगामा कर रहे लोग नहीं माने। इसके बाद प्रदर्शनकारी एक इमारत पर पत्थर बरसाते भी नजर आए। एक इलाके में तो सेना के जवानों ने उनका रास्ता रोक लिया, जिस पर वो भड़क गए और उनसे भिड़ते दिखाई दिए। इसी बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के बर्खास्त DSP देविंदर सिंह के मामले में NIA को बड़ी कामयाबी मिली है। NIA की जम्मू ब्रांच ने DSP देविंदर सिंह से जुड़े मामले में तारिक अहमद नाम की जो शख्स है उसे गिरफ्तार किया है। NIA सूत्रों की माने तो तारिक अहमद मीर आतंकियों और पुलिस के रिश्ते का सबसे बड़ा राजदार है और DSP से जुड़े मामले में कई बड़े राज से पर्दाफाश कर सकता है। नीतीश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। नीतीश, क्या जानकारी? देखिए, तारिक अहमद मीर नाम के जिस शख्स को NIA ने गिरफ्तार किया वो काफी दिन से एब्सकॉन्ड कर रहा था और NIA जो इस्टेब्लिश करना चाहती है लिंक पुलिस ऑफिसर्स और आतंकियों के बीच का, उसके बीच में उसके लिए ये सबसे बड़ी कड़ी है तारिक अहमद मीर। इसे पता है कि जम्मू कश्मीर का कौन सा पुलिस वाला जो है किस आतंकी को और कब उसने सेफ पैसेज दिया, कब उसकी हेल्प की। तो कल कश्मीर घाटी से अभी इनिशियल जानकारी आ रही है कि इसको अरेस्ट किया गया है। जम्मू ब्रांच जो है NIA की उसने अरेस्ट किया है और NIA को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये काफी बड़े खुलासे कर सकता है, जिससे कि अभी तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं तारिक अहमद मीर को मिला के। आने वाले वक्त में जिससे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
पंजाब के मानसा में किसानों ने शिमला मिर्च की तैयार फसल सड़क पर फेंक दी। पंजाब में कर्फ्यू की वजह से किसानों को फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा और इसलिए विरोध जताने के लिए किसान ट्रक भरकर शिमला मिर्च लेकर आए और उसे मानसा बठिंडा हाईवे पर फेंक दिया। सड़क किनारे कई किलो शिमला मिर्च पड़ी नजर आई। जमीन पर पड़ी शिमला मिर्च चारे की तलाश में निकली बकरियों का खाना बन गई। लोग रौला पाਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਸਿੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। किसानों की दिक्कत यह है कि शिमला मिर्च की जो फसल उन्हें हर साल मुनाफा देती थी, वो शिमला मिर्च कर्फ्यू के इस वक्त में मंडी में कौड़ियों के भाव पर बिक रही है। किसानों का कहना है कि उन्हें शिमला मिर्च के उतने भी पैसे नहीं मिल रहे जितना कि उसे मंडी तक ले जाने में खर्च आ रहा है। किसानों की मांग है कि सरकार शिमला मिर्च का भी न्यूनतम रेट तय करे ताकि उन्हें लाखों का नुकसान न हो। पिछले सालों के विच विकी है कि 25-30 रुपये ते ऐतकी 3 रुपये बिक रही है। लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी में तेजी आई है। उत्तरी दिल्ली के घोगा गांव में लोगों ने एक शख्स को स्कूटर पर शराब की पेटियां ले जाते हुए पकड़ा। मामला नरेला पुलिस स्टेशन का है। हरियाणा से कच्चे रास्ते होते हुए शराब की तस्करी की जा रही थी और इसी दौरान गांव के लोगों ने ही इस शख्स को अवैध तरीके से शराब ले जाते हुए पकड़ा। कोरोना के हॉटस्पॉट बने बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर में पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी। मुंगेर का जमालपुर इलाका बिहार का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट है, जहां से अब तक 91 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। यही वजह रही कि पुलिस ने इस इलाके को सील कर दिया। वहां की सभी दुकानें बंद कर दी गईं और हालात पर नजर रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर सवार ये पुलिस वाले इलाके की कई सड़कों पर गश्त करते नजर आए। इतना ही नहीं, हॉटस्पॉट बने इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई ताकि लोग घरों से बाहर न निकलें। करीब वहाँ पे 1500 के आसपास सिपाही हमने लगवाए हैं। करीब 10 डीएसपी को वहाँ दिया गया है, 10 इंस्पेक्टर वहाँ दिए गए हैं और करीब 250 के आसपास एएसआई की ड्यूटी वहाँ तैनात की गई है। इसके अलावा जिन इलाकों में ज्यादा कोरोना मरीज मिले, उन इलाकों को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया। दुकानों और मकानों समेत सभी जगहों पर दवाओं का छिड़काव किया गया। कपिल देव ने सचिन तेंदुलकर की तारीफ की। कपिल देव ने सचिन तेंदुलकर की तारीफ करते हुए बताया कि वो अपने करियर में और अच्छा कर सकते थे। यूपी के प्रयागराज से कुशीनगर जा रही छात्रों से भरी एक बस को अयोध्या के पास ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 27 लोग घायल हो गए। शिमला के पास एक गांव में आग लगने से करीब 7 मकान जल गए। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई जबकि 2 लोग झुलस गए। हरियाणा में यमुनानगर के एक गांव में जमीन विवाद में हुई फायरिंग में एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। कर्नाटक सरकार ने कोरोना वायरस के बीच सभी एनजीओ को निर्देश दिया कि वो प्लास्टिक बैग में खाना न बांटें। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में कोरोना वायरस के सैंपल लेने के लिए प्रशासन की तरफ से एक मोबाइल टेस्ट बूथ बनाया गया, जिसकी मदद से स्वास्थ्यकर्मी लोगों के घर जाकर सैंपल जमा करते दिखाई दिए। इस मोबाइल टेस्ट बूथ को एक ऑटो पर बनाया गया है, जिसकी वजह इसका आकार छोटा है और इसलिए ये गली मोहल्लों में जाकर लोगों के सैंपल आसानी से जमा कर सकता है। मोबाइल टेस्ट बूथ में एक डॉक्टर के बैठने की जगह बनी है, जो लोगों को बिना छुए उनके सैंपल लेते दिखाई दिए। खास बात यह कि ऑटो पर बनाए गए इस टेस्ट बूथ की मदद से डॉक्टर्स और दूसरे स्वास्थ्यकर्मी मरीजों के संपर्क में आने से बचे रहेंगे। चीन के हुनान प्रांत में स्कूल के दोबारा खुलने पर खुश बच्चे ने कुंग-फू करके दिखाया। कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद चीन के कई इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे, लेकिन हालात सुधरने के बाद जैसे ही स्कूल दोबारा खुले, एक बच्चा इतना खुश हो गया कि वो सड़क पर ही कुंग-फू करके दिखाने लगा। स्कूल खुलने से वो इतना खुश था कि उसने बस्ता उतारे बिना ही स्टंट करने शुरू कर दिए। इस दौरान उसने सड़क पर खड़े लोगों को कलाबाजियां खाकर भी दिखाई। बच्चा काफी देर तक अलग अलग तरह के स्टंट दिखाता रहा। वहां खड़े उसके साथी भी उसके करतब देखकर खुश नजर आए। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफर उल इस्लाम के भगौड़े जाकिर नाइक की तारीफ करने पर हंगामा हो गया। एक दिन पहले उन्होंने ट्वीट पर लंबा चौड़ा बयान जारी किया था, जिसमें जफर उल इस्लाम ने भगौड़े जाकिर नाइक को बड़ी हस्ती बताया था और दावा किया था कि जाकिर नाइक का अरब और मुस्लिम देशों में काफी सम्मान होता है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम की भलाई के लिए बहुत सारा काम किया है। यही नहीं, अपने इस पोस्ट में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन ने दावा यह भी किया कि भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों पर अत्याचार हो रहा है और खाड़ी देश कुवैत का नाम लेते हुए उन्होंने लिखा कि अरब देश इसका विरोध कर रहे हैं।
जफर उल इस्लाम यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने धमकी भरे लहजे में लिखा कि अगर भारतीय मुसलमानों ने इसकी शिकायत अरब देशों से की तो अंजाम बुरा होगा, क्योंकि वहां जाकिर नाइक जैसे मुस्लिम समुदाय के लोगों की इज्जत होती है। जाकिर नाइक पिछले कई सालों से मलेशिया में रह रहा है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफर उल इस्लाम के इस बयान का बीजेपी ने जोरदार तरीके से विरोध किया और दिल्ली सरकार से उन पर कार्रवाई करने की मांग की। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी भारत को बदनाम करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए और जैसा करके दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान ने बहुत बड़ा अपराध किया है। लेकिन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार के मंत्री कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। और है कि आपके जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है कि अगर आप हेल्थ के क्वेश्चन पूछ लो मुझे। देखो आजकल हेल्थ में इतना बिजी हूं मैं, हेल्थ से इधर उधर का मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता है। महाराष्ट्र के मालेगांव में 24 घंटे में कोरोना के 82 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद वहां कोरोना मरीज बढ़कर 253 हो गए हैं। 82 नए मरीजों में 3 महीने की बच्ची, 1 साल का एक बच्चा और 12 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। दिवाकर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिवाकर, छोटे बच्चे भी अब इसकी चपेट में आ रहे हैं और ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल अर्पिता, जिस तरह से अब मालेगांव सरकार के लिए चिंता बनता जा रहा है, क्योंकि एक नया हॉटस्पॉट के तौर पर ये कोरोना से उभर रहा है और जिस तरह से 24 घंटे में 82 मामले, अब तक के सबसे ज्यादा अगर किसी दिन में देखें तो ये मामले मालेगांव में सामने आए हैं और मालेगांव में लगातार जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। कल स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी मालेगांव का दौरा किया था और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा लिया था और कई सारे दिशा निर्देश दिए थे। लेकिन जिस तरह से मालेगांव में लगातार जो है मामले बढ़ रहे हैं वो सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं और संख्या जो है बड़ी तेजी के साथ 253 की संख्या हो गई और पिछले एक हफ्ते में देखिए तेजी से संख्या बढ़ गई। पिता कहीं अब सरकार से था क्योंकि नासिक के पास आता है और यहाँ पर जो है एक हॉटस्पॉट के तौर पर इलाका बनता जा रहा है। मुंबई में लॉकडाउन के नियमों का पालन कर शादी करने वाले एक नवविवाहित जोड़े को बधाई देने पुलिस भी पहुंच गई। मुंबई पुलिस ने नवविवाहित जोड़े को बधाई देने के लिए गाना बजाया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में दूल्हा दुल्हन अपनी बालकनी पर खड़े नजर आए। लॉकडाउन में सादगी से शादी करने का इस जोड़े का फैसला पुलिस को इतना पसंद आया कि वो उन्हें मुबारकबाद देने उनके घर के नीचे पहुंच गई। पुलिस ने माइक से नवविवाहित जोड़े को बधाई दी, जिसे सुनकर दुल्हन भावुक हो गई। ही मुलगी कुठल्याही नियमाचा भंग न करता सगळे नियम पाळून घरातल्या घरात लग्न करताय। इसके बाद पुलिस ने उनके लिए फिल्म का एक गाना भी बजाया। इस दौरान दूल्हा दुल्हन और पुलिस समेत वहां मौजूद सभी लोगों ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर वहां मौजूद लोग मास्क में नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। कुछ लोगों ने इस खास लम्हे का वीडियो भी बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इरफान के निधन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इरफान के निधन पर दुख जताया और फिल्म उद्योग के साथ इसे देश के लिए बड़ा नुकसान बताया। हैदराबाद में एक आदमी को पीटने के आरोप में एक पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया। राजस्थान के धौलपुर में लागू लॉकडाउन के बीच एक सब्जी मंडी में भारी भीड़ नजर आई। वहां लोगों ने एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने का भी ध्यान नहीं रखा। पटना के कुछ इलाकों में कोरोना वायरस के मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने ड्रोन के जरिए निगरानी शुरू कर दी। लॉकडाउन में कश्मीर से पैदल राजौरी अपने गांव लौट रहे कुछ लोगों को पुलिस ने रास्ते में पकड़ लिया और उन्हें नजदीक के क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया। नीति आयोग ने दावा किया कि कोरोना संकट का कृषि क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही इस साल मानसून के सामान्य होने की भी संभावना जताई गई। You all know that performance of agriculture depend largely on monsoon, and we have got a very good news that this year monsoon will be normal. इटली के जेनोवा में 2 साल पहले भारी बारिश की वजह से गिरे एक पुल को नए सिरे से बनाकर तैयार कर लिया गया। यह पुल अगस्त 2018 में गिर गया था, जिसमें 43 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद इस पुल को पिछले 7 महीनों में बनाकर तैयार किया गया।
बताया गया कि कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों और लॉकडाउन के बावजूद पुल को बनाने का काम एक दिन के लिए भी नहीं रुका और इसे बनाने में जुटे सभी लोग सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए दिन रात लगे रहे। C'è una novità di 2 robottini. One will move inside the scaffolding. It will follow the bridge itself. इटली दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां इस वक्त कोरोना वायरस के मामले सबसे ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद इस पुल को बनाने का काम लगातार जारी रहा और जुलाई में इसके खुलने की भी उम्मीद है। गुजरात में फंसे 4000 से ज्यादा मछुआरों को वापस लाने के लिए आंध्र सरकार ने बसें रवाना कर दी। इसके लिए प्रशासन ने 52 बसों की व्यवस्था की, जिसके बाद गुजरात पहुंची इन बसों में आंध्र प्रदेश के 4000 से ज्यादा मछुआरे बैठ गए। इन बसों में मछुआरों के बीच मास्क भी बांटे गए ताकि कोरोना का फैलने से संक्रमण जो है उसे रोका जा सके। लेकिन एक बस में ये मछुआरे सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी करते दिखाई दिए। बस में ये लोग एक दूसरे के करीब बैठे दिखे। हालांकि राज्य में दाखिल होने के बाद इन मछुआरों की स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद ही उन्हें उनके घर जाने की इजाजत दी जाएगी। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में मौजूद एक शेल्टर होम में ठहराए गए मजदूरों के मनोरंजन के लिए लोकगीत गाने वाले लोगों की मदद ली गई। लॉकडाउन की वजह से ये दिहाड़ी मजदूर अपने गांव नहीं लौट पाए, जिसके बाद सैकड़ों मजदूरों को इस शेल्टर होम में ठहराया गया। खाने पीने और रहने के साथ इनके मनोरंजन का भी इंतजाम किया गया। इनकी बोरियत दूर करने के लिए लोक कलाकारों को बुलाया गया, जिन्होंने लोकगीत गाकर इनका मनोरंजन किया। लोकगीतों के इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा गया। ये मजदूर जमीन पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर बैठे नजर आए। दिल्ली के एक दूसरे इलाके में भी कुछ लोक कलाकार सड़कों पर दिखाई दिए। ये लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में रह रहे लोगों का लोकगीतों के जरिए मनोरंजन करते नजर आए। अर्जुन कपूर ने लावारिस जानवरों की मदद के लिए जरूरत की कुछ चीजें बेचने का फैसला लिया। अर्जुन कपूर ने लॉकडाउन में लावारिस जानवरों को खाना खिलाने के लिए अपने कपड़े, जूते और जरूरत की कुछ चीजें एक ऑनलाइन वेबसाइट पर बेचने का फैसला लिया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में लॉकडाउन के दौरान बिना काम के बाहर घूम रहे लोगों को पुलिस ने कसरत करने की सजा दी। उज्जैन में सड़क किनारे फुटपाथ पर सो रहे 3 मजदूरों को एक ट्रक ने कुचल दिया। लॉकडाउन के बाद से जैसलमेर में फंसे ये मजदूर पैदल ही मध्य प्रदेश में अपने गांव लौट रहे थे और रात गुजारने के लिए सड़क किनारे ही सो गए थे। तमिलनाडु के रामेश्वरम में तूफान की वजह से 50 से ज्यादा नावों को नुकसान पहुंचा। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके करियर में धोनी का बड़ा हाथ रहा। ड्वेन ब्रावो ने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उनकी कप्तानी में खेलने को अपने करियर का टर्निंग पॉइंट बताया और धोनी के लिए कुछ खास करने की इच्छा जताई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर कोरोना वायरस से होने वाली मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया। बंगाल में डॉक्टर लोगों को मतलब डेथ सर्टिफिकेट में कोविड पॉजिटिव लिखने की अनुमति नहीं है। ये निर्देश दिए जाते हैं कि अगर कोई मरे तो आप लिखोगे कि यूजुअल केस में यूजुअल कॉज में हुआ है। राजस्थान के अजमेर में लॉकडाउन में फंसे श्रद्धालुओं के घर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया। ये सभी लोग मार्च के महीने में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में इबादत करने के लिए पहुंचे थे और लॉकडाउन लागू होने की वजह से घर नहीं लौट पाए थे, लेकिन अब इनके घर लौटने का इंतजाम कर दिया गया। खुद की गाड़ियों से घर जाने वालों को प्रशासन से इजाजत मिल गई, जिसके बाद वहां फंसे कुछ श्रद्धालु अपनी गाड़ियों से घर के लिए निकल पड़े। घर के लिए निकलने से पहले उनकी गाड़ियों को सैनिटाइज किया गया और फिर लौटने वाले सभी लोगों का तापमान मापा गया। लौटने से पहले इन लोगों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाहर खड़े होकर दुआएं भी मांगी। और 19 मार्च को आए थे और 1 महीने के ऊपर हो गया हम यहाँ पर आए थे, अभी जा रहे हैं। बताया गया कि फिलहाल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के रहने वाले लोगों को ही घर लौटने की इजाजत मिली है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए सब्जी मंडी और दूसरी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में सब्जी मंडी में ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने के लिए भी कहा गया। तो जिस हिसाब से हमने पिछले कुछ दिनों में दिल्ली की तस्वीरें देखी थी, चाहे वो जहांगीर हो या दूसरा पूरी इलाका हो या और दूसरे इलाके, जहां पर लोग बिना मास्क के नजर आ रहे थे। सब्जी मंडियों में कई लोग जो अगर दिख भी रहे थे तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। लेकिन ऐसे में अब ड्रोन की नजर रखी जा रही है स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए, क्योंकि लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, तभी दिल्ली की स्थिति जो है वो बेहतर होगी। और इसीलिए अब ये कदम उठाए गए हैं। सब्जी मंडी की तस्वीरें जहां पर आप देखिए सफेद कलर के गोले भी बनाए गए हैं ताकि जो लोग आए अगर सब्जी खरीदने तो वो यहीं पर खड़े होकर सब्जी खरीद पाए।